करण को परेशान देखकर रिद्धिमा उसके पास आई और बहुत प्यार से बोली, करण हम बचपन के दोस्त हैं और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में नंदिनी की जगह कभी नहीं दे पाओगे। और सच कहूँ तो मैं नंदिनी की जगह लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपनी जगह खुद बनाने में विश्वास रखती हूँ। शादी के बाद हम एक नए रिश्ते में बंध जाएंगे और मैं इस रिश्ते को पूरा सम्मान दूंगी। इस शादी के लिए मैंने बहुत सोच समझकर हाँ की है करण, और यकीन मानो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें कभी किसी दुविधा में नहीं डालूंगी, मुझे जो भी मिलेगा मैं उसी में खुश रहूंगी और इस शादी को पूरे दिल से निभाऊंगी, प्रॉमिस। करण कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है रिद्धिमा, अगर तुम मुझसे शादी करने का फैसला ले ही चुकी हो तो मैं भी ये शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी तरह मैं भी ये शादी जरूर निभाऊंगा, पर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। प्लीज इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत करना, प्लीज। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, पर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। वो पलटकर रिद्धिमा से बोला, रिद्धिमा अभी भी शादी में वक्त है, तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हूँ। ट्रस्ट मी, अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर नहीं भी किया तो तुम्हें मेरा साथ जरूर मिलेगा, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर वो जैसे ही रिद्धिमा के कमरे से बाहर आया तो उसे दरवाजे के बाहर खड़ा रोहित नजर आया, जिसने ये सब कुछ सुन लिया था। करण ने उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रोहित कुछ पल उसे जाते देखता रहा और फिर गुस्से में रिद्धिमा के पास आकर बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर तू पागल हो गई है? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बैग पर बैठकर बोली, न ही मेरा दिमाग खराब हुआ है और न ही मैं पागल हुई हूँ। मैं जो कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे और उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, इसलिए मैं उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। पर वो तुझसे प्यार नहीं करता है रिद्धिमा, और उसकी आंखें भी साफ साफ कह रही थी कि वो तुझसे कभी प्यार करेगा भी नहीं। फिर क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रही है? रोहित ने गुस्से में पूछा। रिद्धिमा अपने कपड़े अलमारी में रखते हुए बोली, भाई प्यार तो शादी के बाद अपने आप हो जाता है, और हमारी दादी कहती है कि एक लड़की को अपने पति का दिल जीतना शादी के बाद अपने आप आ जाता है। इसलिए आप फिक्र मत करिए, मैं उस घर में बहुत खुश रहूंगी। और फिर करण मेरे बचपन का दोस्त है, तो मैं उसे नंदिनी की यादों के साथ कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने दे सकती हूँ? एक दोस्त होने के नाते मुझे उसे नंदिनी की यादों से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये शादी ही सही। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, बहुत। रोहित उसे हैरानी से देखने लगा। रिद्धिमा उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि शादी के बाद एक दिन करण हमारे इस नए रिश्ते को एक्सेप्ट जरूर करेगा। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन विदेश जाकर इतनी समझदार हो गई है। करण का दोस्त होकर भी मैंने सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचा, उसके बारे में नहीं। पर ये देखकर अच्छा लगा कि मेरी बहन सिर्फ करण से प्यार ही नहीं करती बल्कि उसकी फिक्र भी करती है, अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचती है। तेरी बातें सुनकर अब मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि एक दिन तुझे करण नंदिनी की जगह जरूर देगा। रिद्धिमा मुस्कुरा दी। रोहित ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया और बोला, मैं जाकर तेरी सगाई की तैयारियां देखकर आता हूँ। रिद्धिमा ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिला दी तो रोहित वहां से चला गया। इधर मीरा ने मधु के घर के पास वाली सड़क पर अपनी गाड़ी रोकी। दोनों जैसे ही गाड़ी से बाहर आई तो मधु की नजर मेडिकल पर दवाइयां ले रही आरती पर पड़ी। माँ, मधु इतना कहकर आरती की ओर भागी तो मीरा की नजर भी उस पर पड़ी। वो भी मधु के पीछे दौड़ी। आरती जैसे ही दवाइयां लेकर पलटी तो मधु ने उनकी बांह को छूकर पूछा, माँ आप किसकी दवाइयां लेने आई है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर तेरे पापा गिर गए थे तो उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, आरती बोली। मधु के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया। वो घबराकर अपने घर की ओर दौड़ी। मधु भागती हुई अपने पापा के कमरे में पहुंची। उसने अपना बैग कंधे से उतारा और अपने पापा के पास बैठी। पापा आप ठीक तो हो ना? आप गिर कैसे गए? आपको चोट तो नहीं लगी? मधु ने परेशान होकर पूछा। मोहन ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोले, मैं ठीक हूँ मधु, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मधु ने अपने पापा की हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और रोने लगी। मीरा और आरती भी वहां आ गई। पर अंकल आप गिर कैसे गए? मीरा का सवाल सुनकर मोहन आरती की ओर देखने लगे। आरती की नजरें झुक गई। मोहन ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, मैं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था।
पर अपना बैलेंस नहीं बना पाया तो गिर गया। ये सुनकर मधु रोते हुए बोली, आपको क्या जरूरत थी पापा बिना सहारे के खड़े होने की? डॉक्टर ने आपसे कहा था ना कि कुछ दिनों बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और आप बहुत जल्द फिर से चलने लगेंगे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया पापा? अगर आपको कुछ हो जाता या आपको और चोट लग जाती तो? मधु, कुछ नहीं हुआ है मुझे बेटा, तू इतनी चिंता मत कर। मुझे कोई चोट नहीं आई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मोहन उसके आंसू पोंछकर बोले। पर मधु अभी भी रो रही थी। उसे रोता देख आरती वहां से चली गई। थक गई होगी, जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। इतना कहकर मोहन ने मीरा की ओर देखा और बोले, और मीरा बेटा आज चाय पिए बिना बिल्कुल मत जाना। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और बोली, चल मधु, अंकल को आराम करने देते हैं। मधु ने नजरें उठाकर मीरा की ओर देखा और फिर अपने पापा की ओर देखने लगी। मोहन ने उसे जाने का इशारा किया तो मधु मीरा के साथ अपने कमरे में चली गई। मोहन खुद से बोले, बस बहुत हुआ भगवान, अब मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दीजिए ताकि मैं मेरी बच्ची को हर तकलीफ से बचा सकूं। इधर मधु अपने रूम में आई और मन ही मन बोली, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है कि आज घर पर जरूर कुछ हुआ है, वरना पापा हमेशा मेरे लिए अपना ख्याल रखते हैं। वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई कर सकूं। कहीं आज फिर से मेरी वजह से माँ और पापा के बीच कोई बहस तो नहीं हुई? क्या सोच रही है? तभी मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मधु ने चौंककर उसकी ओर देखा पर कुछ बोली नहीं। मीरा परेशान होकर बोली, मधु अंकल का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। आंटी का चेहरा भी बता रहा है कि आज शायद उनके और अंकल के बीच किसी बात को लेकर तकरार हुई है और शायद उसी की वजह से अंकल की तबीयत खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इन हालातों में तुझे अंकल को शिमला में जो भी हुआ वो सब बताना चाहिए। मधु परेशान होकर उसकी ओर देखने लगी। ऐसा मुझे लगता है, आगे तू खुद बहुत समझदार है। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाते हुए बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मधु परेशान होकर बैठ गई। उसे शिमला में जो कुछ भी हुआ एक बार फिर से सब याद आने लगा। वो मन ही मन बोली, शायद मीरा ठीक ही कह रही है। इस वक्त मैं पापा को कुछ ना बताऊं, शायद यही ठीक होगा, क्योंकि शिमला में जो कुछ भी हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। सच जानकर पापा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इतना बड़ा सच इस वक्त पापा को बताना सही नहीं रहेगा। मुझे पापा के ठीक होने का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर करण गुस्से में अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में सगाई की तैयारियां चल रही थी। हॉल में उसकी दादी माँ, चाची और उसकी मम्मा सब कपड़े और गहने देख रही थी। ये सब देखकर वो गुस्से में अपने कमरे की ओर जाने लगा। शालिनी ने उसे इतने गुस्से में अपने कमरे में जाते देखा तो पूजा से बोली, पूजा तुम गहने पसंद करो, मैं अभी आती हूँ। जी भाभी, पूजा इतना कहकर फिर से गहने देखने लगी। करण ने रूम में आते ही गुस्से में अपना फोन बहुत जोर से जमीन पर दे मारा। तभी शालिनी वहां आ गई। उसने जैसे ही रूम में टूटे हुए फोन के टुकड़े देखे तो परेशान होकर करण के पास आई। क्या हुआ करण? करण बिना कोई जवाब दिए बेड पर बैठ गया। शालिनी उसके पास बैठी और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, तू ठीक तो है ना करण? करण ने बेबसी भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर उसके गले लगकर बोला, थक गया हूं मैं मम्मा, जिंदगी से लड़ते लड़ते। पता नहीं आपके भगवान हर बार मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा क्यों कर देते हैं जहां मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता हूं। करण को इस तरह देख शालिनी की परेशानी और बढ़ गई। उसने करण को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ करण? करण अपनी मम्मा की गोद में सिर रखकर बोला, आज मैं रिद्धिमा से ये कहने गया था मम्मा कि वो इस शादी से इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता और न ही कभी करूंगा। पर मम्मा, वो फिर भी मुझसे शादी करना चाहती है, पर मैं कैसे उससे शादी कर लूं, जबकि मैं जानता तक नहीं हूं कि उस रात मुझसे शिमला में क्या हुआ है। शिमला में? शालिनी ने हैरानी से पूछा। करण परेशान होकर उसकी ओर देखने लगा पर कुछ बोल नहीं पाया। शालिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर पूछा, करण शिमला में ऐसा क्या हो गया है जो तू इतना परेशान है? और रिद्धिमा से शादी करने का फैसला तेरा अपना था। जिस दिन तूने अपनी दादी माँ और अपने डैड की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कही थी, मैंने तुझे बहुत समझाया था। कहा था तुझसे कि जज्बातों में बहकर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मत ले, वरना बाद में तुझे पछताना पड़ सकता है। पर तूने मेरी बात नहीं सुनी और इस शादी के लिए हाँ कह दी, तो अब ये कश्मकश क्यों करण? करण उठकर खड़ा हुआ और शालिनी की ओर पीट करके बोला, क्योंकि तब मैं नहीं जानता था मम्मा
कि इस बार मेरा शिमला जाना मुझे एक अनजान लड़की का मुजरिम बना देगा। शालिनी हैरानी से उठ खड़ी हुई और करण के कंधे पर हाथ रखकर बोली, करण तेरी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ, शिमला है? करण परेशान होकर सोफे पर बैठा और उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। करण की बातें सुनकर शालिनी के जैसे होश ही उड़ गए और वो खुद को संभालने के लिए बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उन्हें इतना परेशान देखकर करण उनके घुटनों के पास बैठा और बोला, मम्मा मुझे सच में कुछ याद नहीं है कि उस रात मुझसे कुछ गलत हुआ है या नहीं। और वो लड़की भी बिना मुझसे कुछ कहे सुबह होते ही वहां से चली गई। मम्मा ट्रस्ट मी, मैं पुलिस स्टेशन भी गया था और वहां मुझे रेहान मिला। इस वक्त उसकी पोस्टिंग शिमला में ही है। मैंने उसकी मदद से उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कुछ पता नहीं चला। मम्मा यकीन मानिए, मैं सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बचाना चाहता था, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा, वरना वो लड़की ठंड से मर जाती। पर मैंने उसके साथ कुछ गलत करने का सोचा भी नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी। करण की बातें सुनकर शालिनी उठकर खड़ी हो गई तो करण भी उठकर बोला, मैं जानता हूँ मम्मा कि उस रात अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरी उस गलती का खामियाजा शायद उस लड़की को जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जब तक मैं उस लड़की को ढूंढकर उससे माफी नहीं मांग लेता और वो लड़की मुझे माफ नहीं कर देती या मुझे सजा नहीं दे देती, मैं रिद्धिमा से शादी नहीं करना चाहता। आज मैं उसे सच बताने ही गया था पर पता नहीं क्यों उसकी बातें सुनने के बाद मैं उसे कुछ बता नहीं पाया। शालिनी ने अपनी आंखें बंद की और फिर हिम्मत करके बोली, अब तुझे रिद्धिमा से शादी कर लेनी चाहिए करण। करण अपनी मम्मा को हैरानी से देखने लगा। शालिनी उसकी ओर देखकर फिर से बोली, तू रिद्धिमा से शादी कर ले, यही तेरे और हमारे परिवार के लिए ठीक होगा। मम्मा, करण ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शालिनी उसकी ओर पीट करके बोली, करण अगर वो लड़की तुझे मुजरिम समझती तो वहां से बिना कुछ कहे नहीं जाती और पुलिस में तेरी कंप्लेन जरूर करती, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो उस रात का सच भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और अब तुझे भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। रिद्धिमा तुझे बचपन से जानती है, शायद उसने भी बहुत सोच समझकर तुझसे शादी के लिए हाँ कही होगी, इसलिए तुझे उसका दिल तोड़ने का कोई हक नहीं है। कल तेरी सगाई है, सगाई की तैयारियां कर। मैं कल सगाई में तेरे पहनने के लिए कुछ कपड़े भिजवाती हूँ, तू एक बार ट्राई करके देख ले। इतना कहकर वो वहां से चली गई। करण की परेशानी और बढ़ गई और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी शालिनी फिर से उसके पास आई और बोली, अगर वो अनजान लड़की सब कुछ भूल चुकी है तो तुझे भी सब भूल जाना चाहिए और तुझे रिद्धिमा को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। करण एक बार फिर उन्हें हैरानी से देखने लगा पर शालिनी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शालिनी उसके रूम से बाहर आई और मन ही मन बोली, इतनी बड़ी दुनिया में आपको क्या सिर्फ मेरा ही बेटा मिला है महादेव, दुनिया भर का दर्द देने के लिए? क्यों बार बार आप मेरे ही बेटे की जिंदगी में तूफान ले आते हैं? नंदिनी की बेवफाई से वो अब तक नहीं उभर पाया है और आप एक बार फिर उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ले आए हैं। शिमला में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सब तो आपका रचाया खेल है, तो फिर सजा मेरा बेटा क्यों भुगते? आज सिर्फ आपकी वजह से मुझे मेरे बेटे के लिए वो फैसला लेना पड़ रहा है जिसके लिए मेरी आत्मा ने मुझे कभी इजाजत नहीं दी। जो कुछ हुआ उसके लिए मेरा बेटा खुद को कसूरवार मानकर सजा ना दे, इसलिए अब इस शादी का होना बहुत जरूरी हो गया है। शायद ये शादी होना आप पहले ही तय कर चुके हो, तो फिर क्यों आपने मुझे मधु से मिलवाकर मेरे मन में एक आस पैदा की? क्यों आज जब वो इस घर में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक वही है जो मेरे बेटे को फिर से मुस्कुराना सिखा सकती है, जिंदगी जीना सिखा सकती है। पर अब तो आपने मेरे बच्चे की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने की एक आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। ऐसा मत करिए भगवान, मेरे बच्चे का अब और इम्तिहान मत लीजिए, उसे भी मुस्कुराने का हक दे दीजिए मुस्कुराने का हक, वरना एक माँ का विश्वास हमेशा के लिए आप पर से उठ जाएगा। प्लीज लौटा दीजिए मेरे बच्चे की खुशियाँ, लौटा दीजिए। इतना कहकर वो रोने लगी। मम्मा, आपने मधु को वो सिक्का क्यों दिया? तभी करण ने वहां आकर पूछा। उसकी आवाज सुनकर शालिनी ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर पलटी तो करण उन्हें ही देख रहा था। शालिनी उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, क्योंकि आज जब वो इस घर में आई तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिला और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा वो सपना सच कर सकती है जिसके पूरा होने की आखिरी उम्मीद भी आज खत्म हो गई है।
शालिनी का जवाब करण को कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी मम्मा को हैरानी से देखने लगा। शालिनी उसके पास आकर बोली, मेरी बात तुझे समझ नहीं आएगी करण। हाँ मम्मा, मुझे आपकी कोई भी बात सच में समझ नहीं आई, पर मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि मैं मधु से शिमला में भी मिला था। आपको ये बात बताना मुझे जरूरी लगा, इसलिए बता रहा हूँ। वहाँ कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे और आपके बेटे ने उसकी मदद की थी, पर आपके बेटे की मदद के बदले थैंक्स कहने की जगह उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया। बहुत बदतमीज लड़की है वो, इसलिए अच्छा होगा अगर आप उस लड़की से दूर रहे। इतना कहकर करण गुस्से में वहां से चला गया। इधर मधु अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर गली के बच्चों को खेलते देख रही थी। तभी मीरा चाय लेकर वहां आई। उसने एक कप मधु की ओर बढ़ाया और बोली, तेरी चाय। मधु ने बिना कुछ कहे चाय का कप लेकर खिड़की पर रख लिया और फिर से बाहर देखने लगी। मीरा ने चाय का एक घूंट पिया और उसकी ओर देखकर बोली, अंकल ठीक है, मैंने अभी अभी उनका ब्लड प्रेशर फिर से चेक किया है, नॉर्मल है, इसलिए इतनी टेंशन मत ले। मधु कुछ नहीं बोली। वैसे मधु, तूने मुझे बताया नहीं कि करण के घर तेरे और उसके बीच क्या हुआ। करण का नाम सुनते ही मधु ने गुस्से में उसे घूरा और बिना कोई जवाब दिए अपना चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो फिर से बोली, वैसे मधु, आज अगर तुम दोनों फिर से मिले हो तो जरूर कोई तो धमाल हुआ होगा। मधु को एक बार फिर करण के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे। करण के बारे में सोच रही है। तभी मीरा ने उसे छेड़ते हुए पूछा। मधु गुस्से में उस पर भड़की, मीरा, अब अगर तूने करण का नाम भी मेरे सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करण रिद्धिमा के मंगेतर है और मेरे और उनके बीच ना कल कुछ था और ना आगे कुछ हो सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आज के बाद हम करण को सिर्फ रिद्धिमा के मंगेतर की हैसियत से ही देखें। और वैसे भी शिमला में उस रात मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मुझे किसी के बारे में कुछ भी फील करने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर मीरा गुस्से में बोली, मधु, तेरे साथ जो भी हुआ उसने तेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए आज के बाद ये कभी मत कहना कि अब तू किसी के प्यार के काबिल नहीं है। अगर उस बाबा की कही हर बात सच हो रही है तो ये बात भी जरूर सच होगी कि तेरी जिंदगी में बहुत जल्द कोई ऐसा आने वाला है जो तुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करेगा। और मेरा दिल बार बार मुझे यही कह रहा है कि वो करण खुराना है, यही ना? मधु ने उसे टोकते हुए पूछा। तो मीरा चुप हो गई। मधु उसे घूरते हुए बोली, तेरी गाड़ी घूम फिर के करण खुराना पर ही आकर अटक जाती है। पर मैं तुझे आज एक बात साफ साफ बता देती हूँ मीरा, मेरे दिल में करण के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही उनके दिल में मेरे लिए होगी। आज जब उन्होंने मुझे अपने घर में देखा तो उनका चेहरा गुस्से में लाल पीला हो गया था। अगर मैं मौका पाकर वहां से भागती नहीं तो उन्होंने आज तो मेरी कलाई तोड़ ही देनी थी। जो इंसान मुझे एक पल के लिए अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो मुझे अपनी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त करेगा। इसलिए प्लीज तू मेरा और उनका नाम जोड़ना बंद कर दे, प्लीज। मीरा मुंह बनाकर बिना कुछ कहे फिर से चाय पीने लगी। मधु ने भी अपनी चाय खत्म की। मीरा अपना कप टेबल पर रखकर बोली, मुझे अब चलना चाहिए, कल सुबह मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। प्लीज बस में धक्के खाते हुए गायत्री निवास मत चली जाना, मेरा इंतजार करना। मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो मीरा उसे गले लगाकर बोली, बाय। मधु कुछ कहती उसके पहले ही वो वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु आकर बेड पर लेट गई। उसे वो सब याद आ रहा था जो आज उसके साथ हुआ। करण से उसकी मुलाकात, शालिनी का उसे चांदी का सिक्का देना और फिर उसके पापा की हालत, इन सब के बारे में सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। इधर करण अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा शराब पी रहा था। उसे भी वो सब याद आ रहा था जो आज उसके साथ हुआ। पहले मधु का उसके घर में आना, फिर उसकी मम्मा का उसे वो सिक्का देना, फिर रिद्धिमा की बातें और वो सब कुछ जो उसने अपनी मम्मा को बताया है। वो सारे पल उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। वो शराब के ग्लास को देखते हुए बोला, लोग कहते हैं तुझे पीने से इंसान अपनी सारी तकलीफ, अपने सारे दर्द भूल जाता है, पर मैं क्यों नहीं भूल पाता। मुझ पर तो तेरा उल्टा ही असर होता है। तुझे पीते ही मुझे सब कुछ याद आने लगता है। बार बार वो लड़की नजर आने लगती है जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। शायद मम्मा ठीक ही कह रही है कि मेरे लिए यही सही होगा कि मैं चुपचाप अपनी जिंदगी का सौदा कर दूं और मेरे अपनों की खुशी के लिए रिद्धिमा से शादी कर लूं। इतना कहकर उसने शराब का ग्लास छोड़ दिया। ग्लास हाथ से छूटते ही जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया।
करण उन कांच के टुकड़ों पर चलने लगा। तभी कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में चुभा और इधर मधु अचानक चौंक कर उठ बैठी। उसे पसीना आ रहा था। कांच का टुकड़ा करण के पैर में चुभते ही उसके पैर के तलवे से खून बहने लगा था, पर उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। वो कांच के उन टुकड़ों से होता हुआ जाकर बेड पर बैठ गया और फिर ऐसे ही लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। इधर मधु ने घबराकर तुरंत अपने पैरों को देखा, पर उसके दोनों पैर एकदम ठीक थे। वो मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पैरों में कुछ चुभा, और बिना चोट लगे मेरे पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मधु कुछ देर अपने पैरों को ऐसे ही देखती रही, पर फिर उसने अपने पैरों के तलवों को छुआ। उसके अपने पैरों को छूते ही करण चौंक कर उठ बैठा। उसने अपने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने अपने हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर फेरा और फिर अपने पैर से कांच का टुकड़ा निकाला। उसके कांच का टुकड़ा निकालते ही मधु के बदन में अजीब सी सिहरन होने लगी। करण ने हाथ बढ़ाकर टेबल की ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अपनी चोट साफ करके उस पर पट्टी बांधी। उसकी पट्टी बांधते ही मधु फिर से सो गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।